जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण अंक में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 23 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और आज के सभी प्रश्न पिछले वर्षों में शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों से कलेक्ट किए गए हैं। आपको मैं सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं, एडवाइस करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष अंक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज का यह 14वां भाग है। पिछले 13 वीडियोज में हमने कुल 294 क्वेश्चन आंसर हल किए हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न हल करेंगे और ख़ास बात यह है कि ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों में शिक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे केबीएस, एनबीएस के जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम, विभिन्न राज्यों की जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है और दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित डीएसएसएसबी परीक्षा, इसके अतिरिक्त स्पेशल एजुकेटर एग्जाम, इस प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, क्रियाकलापों के निम्न समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? ध्यान दिला दूं आपको कि क्रियात्मक शोध को ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च कहते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक भी दिया गया है। हमें बताना है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान रणनीति की चक्र प्रकृति को इंगित करता है। 4 ऑप्शन हैं, आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने को भी जांचिए कि प्रश्न का उत्तर आपको आता है या नहीं। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर पर ले जाता हूं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नियोजन यानी प्लान। दूसरा है क्रियान्विति अर्थात एक्शन। तीसरा परीक्षण करना यानी ऑब्जर्व। चौथा है गहन चिंतन करना यानी रिफ्लेक्ट। तो जब आप कोई क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो आप इस चक्रीय प्रकृति के अनुसार अपने शोध को करोगे। सबसे पहले आपके पास कोई प्लान होनी चाहिए यानी योजना या नियोजन होना चाहिए। फिर क्रियान्विति अर्थात एक्ट करोगे, कार्य करोगे। फिर उसे ऑब्जर्व करोगे यानी परीक्षण करोगे। फिर उसके बाद लास्ट में गहन चिंतन अर्थात रिफ्लेक्ट करोगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर होगा। शिक्षण अभिरुचि शिक्षा मनोविज्ञान को आपको ध्यान से समझना ही होगा, अंडरस्टूड करना होगा, तभी आप उसे समझ पाओगे। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता की निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता, जिसे अंग्रेजी में लर्नर कहते हैं, जो लर्निंग करता है। और अधिगमकर्ता या लर्नर कौन हो सकता है? छात्र छात्रा, बालक बालिका, यानी जो सीखता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो अधिगमकर्ता या लर्नर की निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षण की यानी टीचिंग की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? एक थोड़ा सा कठिन शब्द यहाँ पर आया है, इसका अर्थ समझना जरूरी है, तभी आप सही कर पाओगे। प्रभावोत्पादकता से मतलब है इफेक्टिवनेस, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? इफेक्टिवनेस। तो कौन सा अत्यंत संबंधित है? सबसे ज्यादा अत्यंत लिखा है यहाँ पर। पहला है अधिगमकर्ता के
अभिभावकों का शैक्षिक स्तर यह हो सकता है लेकिन ज़्यादा अत्यंत संबंधित नहीं है। अधिगमकर्ता के साथी समूह यह भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है यह तो नहीं हो सकता। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ठीक है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और यही इसका उत्तर होगा। जो लर्नर है, अधिगमकर्ता है, सीखने वाला है, जो लर्निंग कर रहा है, उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस यानी पूर्व अनुभव कैसा है, यह शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है, यानी टीचिंग की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। मुझे लगता है अच्छे से आप इससे समझ चुके होंगे, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? प्रश्न में क्या है, अधिक क्षमता है किसमें? क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन। अंग्रेजी में यदि हम कहें तो पोटेंशियल ऑफ नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हम इसे कहेंगे। 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। पहला, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी, कार्य प्रणाली में भागीदारी। चौथा है, शोध सारांश को तैयार करना। सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? थोड़ा सा समझ लीजिए प्रश्न को, आप अवश्य ही सही उत्तर को क्लिक कर पाओगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शोध सम्मेलन में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस। यह संपोषण की अधिक क्षमता है। ध्यान से देख लीजिए, जो शोध सम्मेलन होते हैं यानी रिसर्च कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें प्रतिभाग करना या भागीदारी करना। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह प्रश्न यूजीसी नेट में पहले पूछा गया है और हो सकता है अब ये शिक्षण अभिरुचि में आपके शिक्षण से संबंधित परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में गलत कथन को चुनिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है? गलत कथन को चुनना है। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? एक होता है निर्माणात्मक, एक होता है योगात्मक। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है और यहाँ पर हमें गलत कथन को चुनना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, यानी FE या कई बार FE भी कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो गलत कथन कौन सा है, यह हमें इसमें बताना है। पहला, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही, ये तो सही है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में टीचर क्लासरूम में ही छात्रों के डाउट्स यानी संदेहों को स्पष्ट करता है। नंबर 2, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। बिल्कुल सत्य। कोई टीचर है तो वह क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से जो लर्नर होता है अर्थात अधिगमकर्ता होता है उसे मोटिवेट करता है, उसकी अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतः क्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ठीक है, तो टीचर क्लासरूम में छात्रों के साथ इंटरेक्ट होता है, अंतः क्रिया करता है और इसके दौरान वह सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत कथन है निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है, ये गलत है। बल्कि यह किस में होगा? योगात्मक में होगा। रिजल्ट तो लास्ट में बनते हैं, निर्माणात्मक में यह नहीं होगा। तो शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है, ये गलत है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में ध्यान से आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक अभिकथन और एक तर्क दिया गया है। ठीक है, हमें सही वाले को क्लिक करना है, समझना है। एक असर्शन है और एक रीजन है। अभिकथन को है और तर्क है खो। कई बार ऐसा प्रश्न में आता है। यहाँ पर दिया गया है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है।
यह तो बिल्कुल सत्य है। अभिकथन सत्य है कि समस्त शिक्षण यानी जो भी टीचिंग होती है उसका मकसद, उसका उद्देश्य अधिगम यानी लर्निंग को सुनिश्चित करना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी शिक्षण करते हैं, जो भी टीचिंग करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं किसी को भी, उसका जो मकसद होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, उसका जो पर्पस होता है वो सीखना होता है, सीखना को सुनिश्चित करना होता है। तो टीचिंग से कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। ठीक है, यह जरूरी तो नहीं है, लेकिन समस्त शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। और तर्क यहां पर दिया गया है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो भी टीचिंग होती है उसका रिजल्ट शिक्षण ही होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि अधिगम कई बार बिना पढ़ाए भी आप कर सकते हैं। अधिगम कई तरीके से होता है, चाहे आप लर्निंग बाय डूइंग से कर सकते हैं, आप करके सीख सकते हैं, आप खुद कर रहे हैं और खुद सीख रहे हैं, उसके लिए आपको टीचिंग नहीं चाहिए। आप कहीं पर किसी मेले में गए, आपने कहीं ट्रैवलिंग की, आपने किसी को देखा, समाज को देखा, आपने खुद देखने से सीख लिया, अनुभव से सीख लिया। तो समस्त टीचिंग यानी समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये गलत है। बल्कि कई बार बच्चा बिना शिक्षण का भी सीख सकता है। इसलिए अभिकथन को सही है, खो गलत है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, को सही है लेकिन खो गलत है, ये सही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करना होगा और इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, खासकर यूजीसी नेट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले सीटेट और यूटेट शिक्षण से संबंधित परीक्षाओं में आया है। तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे, जीन पियाजे का नाम सुना होगा, ने किस पद या किस शब्द का प्रयोग किया है? परिपक्वन प्रखंड नहीं किया, विकास के क्षेत्र नहीं किया, जीन नहीं किया, इन्होंने यहाँ पर प्रयुक्त किया है, प्रयोग किया है स्कीमा शब्द, जिसे हिंदी में कहते हैं अवधारणाएं। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर होगा स्कीमा या कहें अवधारणाएं शब्द का प्रयोग इन्होंने इसके लिए किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल 22 प्रश्न हैं, 22 + 1 23 प्रश्न हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पूछा गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है, के लिए क्षमता का विकास किसकी एक विशेषता है? इन चारों में से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस में आता है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही जवाब होगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन क्षमता विकास के लिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया जाता है, यह इसकी एक विशेषता है। ध्यान से आप देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं, यह हमें यहाँ पर बताना है। पहला, अक्षम बच्चे यानी जो असक्षम होते हैं, ये एकदम विशिष्ट बच्चे होते हैं। ठीक है। दूसरा, संवेगात्मक रूप से विशेष बच्चे, बिल्कुल ये भी विशिष्ट बच्चे ही होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे भी विशिष्ट बच्चे होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो कोई बच्चा असक्षम है, संवेगात्मक रूप से स्पेशल है, विशेष है, प्रतिभाशाली है, तो इस प्रकार के जो भी बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं विशिष्ट बच्चे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणीकृत है? ध्यान से देख लीजिए, तो कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणीकृत है?
ठीक है। पहला आत्मकथा, यह तो नहीं है। समाज विधि, यह भी नहीं है। अवलोकन, यह भी नहीं है। वैज्ञानिक विधि प्रमाणीकृत, कौन सी इनमें से है, यह पूछा गया है। सही उत्तर है अभिक्षमता परीक्षण। अंग्रेजी में यदि हम कहें तो इसे कहेंगे एप्टीट्यूड टेस्टिंग। तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग यानी अभिक्षमता परीक्षण मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणीकृत है। ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहां पर पूछा गया है सृजनात्मकता के प्रमुख घटक हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख घटक यानी कंपोनेंट्स कौन कौन हैं, अर्थात द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी। तो प्रवाह इसके अंतर्गत आता है यानी फ्लुएंसी। मौलिकता भी इसके अंतर्गत आता है यानी ओरिजिनलिटी। विस्तारण भी आता है, अंग्रेजी में कहेंगे इलाबोरेशन। और पुनः परिभाषीकरण यानी रीडिफाइनिंग, यह भी इसके अंतर्गत आएगा। तो चारों आएंगे। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 व 4, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्रिएटिविटी के प्रमुख कंपोनेंट हैं प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण और पुनः परिभाषीकरण। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, ध्यान से समझना है। और यदि आपको हिंदी कठिन लगती है एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में, तो आप उसके लिए अंग्रेजी वाले पोर्शन पर स्पेशली ध्यान दें, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड हल करते समय। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे जेंडर विशेष भूमिका को समझने लगते हैं। तो विकास की कौन सी अवस्था होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे यानी लड़के लड़कियां जेंडर विशेष भूमिका को समझने लगते हैं। जेंडर विशेष का मतलब होता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस प्रकार से वो समझने लगते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, क्या यह इसका उत्तर होगा। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था, इसमें तो समझते ही है, बड़े हो जाते बच्चे। किशोरावस्था में बड़े हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे थोड़ा सा छोटे होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें बच्चे जेंडर विशेष भूमिका को समझने लगते हैं विकास की इस अवस्था में। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होगा, लेट चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था में यह होगा। बाकी एडोलसेंस इसमें तो होता ही है, और अडल्टहुड यानी युवावस्था इसमें भी होता ही है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में सबसे पहले विकास की जो ये अवस्था है, इसमें बच्चे जेंडर विशेष की भूमिका को समझने लगते हैं, लेट चाइल्डहुड में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। अध्यापन यानी शिक्षण यानी टीचिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल, प्रश्न में क्या है, सर्वाधिक भी है और महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से देख लीजिए। तो अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, ऐसे प्रश्न को समझना है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों के समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो, यह भी एकदम सही है। दूसरा, विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी है। अध्यापन के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना, ये भी अच्छी बात है। कक्षा नियमित रूप से लेना, ये भी सही है। लेकिन हमें इनमें से पहचानना क्या है, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा स्किल पहचानना है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताओ क्या हो सकता है, 1 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा हो। यानी टीचर जब पढ़ा रहा हो तो बच्चों के समझ में आना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या कह रहा है। यदि बच्चे ये समझ लेते हैं तो अध्यापन यानी टीचिंग का यह सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। बाकी उसके बाद हैं, बशर्ते चारों के चार इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न में क्या है, अत्यधिक, बशर्ते सब महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आपको प्रश्न की भाषा समझनी है। पहला, अच्छी लिखाई, यह इम्पोर्टेंट है। लिखने में स्पष्टता, यह भी इम्पोर्टेंट है। बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें क्लिक करना है अत्यधिक महत्वपूर्ण को, जो होगा अच्छी लिखाई।
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बशर्ते लिखने में स्पष्टता भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले होगी अच्छी लिखाई। आपको बता दूं कि ब्लैक बोर्ड पर स्वच्छ, सुंदर एवं स्पष्ट लेखन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्द या वाक्य सीधी रेखा में होने चाहिए, यानी वो सही हों, सीधे हों। दो पंक्तियों के बीच समान अंतर होना चाहिए। लिखावट में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर उतनी ही बातें रहनी चाहिए जो छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक हो। फालतू की बातें उस पर नहीं लिखनी चाहिए, केवल उतना ही लिखना चाहिए जो कंटेंट यानी विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त लिखावट का प्रत्येक अक्षर अलग एवं स्पष्ट होना चाहिए। तो अच्छी लिखाई सबसे पहले है, फिर लिखने में स्पष्टता भी होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा, और ये पहले पूछा जा चुका है। यह प्रश्न ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और समझने की कोशिश करो कि इसमें पूछा क्या गया है। जब पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को डॉट डॉट है। क्या है? कोई बच्चा राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ रहा है, फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणाली में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। तो इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को क्या करना है? समझाना, दोहराना, प्रत्यास्मरण करना या अनुसंधान करना। प्रश्न का सही जवाब नीचे के 3 ऑप्शन नहीं होंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समझाना। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके, जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। स्वयं गतिविधियां से विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी होता है और उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। यानी वो क्रिएटिव बनते हैं, थिंकिंग करते हैं, रचनात्मकता का विकास उनमें होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और पूरा प्रश्न पढ़ना जरूरी है। पहला, अध्यापन में यह भावना होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। क्या ये सही होगा? देख लीजिए। दूसरा, अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो है, परंतु पर्याप्त नहीं। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य तो सीखते ही हैं। कौन सा सही नहीं है, यह पहचानना है। ध्यान से देख लीजिए। अध्यापन में यह भावना होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है, यह तो सही है। जब आप टीचिंग करते हैं तो कोई ना बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा। अध्यापन की विशेषता यह है कि अध्यापक और अध्येता, अध्येता यानी लर्नर अर्थात विद्यार्थी के मध्य एक विशेष संबंध होता है। बिल्कुल, यह भी सही है। अध्यापन शिक्षा की आवश्यक शर्त तो है, परंतु पर्याप्त नहीं, यह भी सही है। लेकिन अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य तो सीखते ही हैं, यह गलत है। ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई टीचिंग की, आपने अध्यापन किया और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य रूप से कुछ सीखते ही हैं, ये आप दावा नहीं कर सकते। यही इसका गलत उत्तर होगा। हो सकता आपने टीचिंग की और किसी ने कुछ नहीं सीखा, ऐसा भी हो सकता है। तो अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य तो सीखते ही हैं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, ध्यान में रख लीजिए। कभी कभी अध्यापन बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी अभिक्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी रुचि या मनोवृत्ति के अनुरूप ना होने के कारण वे नहीं सीख पाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अगला प्रश्न है, जायज तथा
मार्सवेल ने 1980 में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 वर्गों या समूह में बांटा। निम्न में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? फिर से प्रश्न में क्या पूछा गया है? नहीं है। तो जायज तथा मार्सवेल ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 वर्गों समूह में बांटा, तो कौन सा उन वर्गों में नहीं था, ये हमें बताना है। वैयक्तिक वर्ग यह तो था, व्यवहार रूपांतरण वर्ग यह भी था, सूचना प्रक्रमण वर्ग यह भी था, लेकिन उदार अधिगम वर्ग यह नहीं था। और यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, उदार अधिगम वर्ग इसमें नहीं था। यहाँ पर मैंने चारों को मेंशन किया है, कौन से वे 4 थे आप देख लीजिए, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ब्रसू आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यह इनकी पुस्तक है, इसमें विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों या समूह में बांटा, जिसमें पहला था अंतः प्रक्रिया वर्ग, दूसरा सूचना प्रक्रमण वर्ग, तीसरा वैयक्तिक वर्ग, चौथा था व्यवहार रूपांतरण वर्ग। तो ये चारों थे और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह BS ब्लूम से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे आप चूकिए मत। BS ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम को पहचाने। BS ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 प्रकारों में बांटा। BS ब्लूम ने, ठीक है, सीखने के उद्देश्यों को 3 वर्गों में या 3 प्रकारों में बांटा। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कहा, दूसरा भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें बताना है कि ज्ञानात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम कौन सा है। कौन कौन बताए उन्होंने? ज्ञानात्मक के अंतर्गत यानी कॉग्निटिव के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 बताए। तो इनके हिसाब से कौन सा कूट सही है, मैं आपको सीधे उत्तर पर ले जाता हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहला बताया ज्ञान, ज्ञान को कहते हैं नॉलेज। फिर बोध, बोध को कई बार यहाँ पर समझ लिखेगा, समझ या बोध एक ही बात है, कंप्रीहेंशन कह सकते हैं। तीसरा प्रयोग एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण सिंथेसिस, और छठा है मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। तो ये 6 बताए थे ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो क्रम से लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार इनको आगे पीछे करके लिख दिया जाता है और उनको सही सम्मिलित करने के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, BS ब्लूम के भावात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम को पहचाने। अभी क्या दिया है? भावात्मक पक्ष। पिछले प्रश्न में क्या था? ज्ञानात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें कौन सा कूट सही है यह पहचानना है। आग्रहण यानी रिसीविंग इसमें था, अनुक्रिया भी था यानी रिस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन जिसे वैल्यूइंग कहते हैं यह भी था, विचारण अर्थात कंसेप्चुलाइजेशन यह भी था, संगठन ऑर्गेनाइजेशन था, और छठा है चरित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन, यह भी इसके अंतर्गत था। तो इस हिसाब से सही कूट कौन सा है यह हमें बताना है। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहला था आग्रहण, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा विचारण, पांचवा संगठन, छठा चरित्रीकरण। मैंने इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ही रखा है ताकि आप इनके क्रम को भी यहीं पर समझ जाएं, इसलिए मैंने इस प्रकार का ऑप्शन बनाया है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। आप BS ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने सीखने के उद्देश्यों को 3 वर्गों 3 प्रकारों में बांटा, उसे ध्यान में रख लीजिए, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, BS ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष के लिए नीचे दिए गए कूट से सही क्रम को पहचाने।
अब क्या पूछ रहा है, क्रियात्मक पक्ष। पहले हमने ज्ञानात्मक जाना, फिर भावात्मक, अब है क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। तो इसके लिए सही कूट कौन सा है, उत्तेजना इसमें था यानी इम्प्रेशन, दूसरा अनुकरण अर्थात इमिटेशन, तीसरा है कार्यवाही जिसे कहेंगे मैनिपुलेशन, चौथा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, पांचवा नियंत्रण अर्थात कंट्रोल, छठा था आदतों का निर्माण हैबिट फॉर्मेशन। तो ये 6 के 6 क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। तो सही कूट कौन सा है यह हमें बताना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने इसको भी क्रम से ही बनाया है ताकि आप इसे समझ जाएं। एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना बने, आगे पीछे करके दिया जाएगा, तो आप ध्यान में रख लीजिए। और इस प्रकार के कूट को भी ध्यान में रखिए आप। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिया है, यहाँ पर 2 आगे 2 पीछे इस प्रकार से बनाया है। तो यदि आपको 1, 2 नहीं भी आते हैं, आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व कीजिए एग्जाम हॉल में इस प्रकार के कूट को, तो आप उत्तर के करीब पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा आपको वहाँ पर वर्क देना पड़ेगा, अपना IQ और अपना स्मार्टनेस, कॉमन सेंस यूज करना होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्देश्यों का संबंध होता है। सीखने के जो उद्देश्य होते हैं उनका संबंध किससे होता है, और सीखने के उद्देश्यों को 3 प्रकारों में किसने विभाजित किया, BS ब्लूम ने। कौन कौन थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो सीखने के उद्देश्यों का संबंध होता है किससे, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन से, छात्रों व शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण कौशलों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन से। देखा जाए तो चारों विकल्प आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, 3 इसमें गलत हैं नीचे के, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से संबंध होता है सीखने के उद्देश्यों का। तो सीखने के उद्देश्यों का संबंध छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। लर्निंग कौन करता है, छात्र छात्राएं। टीचिंग कौन करता है, टीचर। तो सीखने के उद्देश्यों का संबंध किससे होगा, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से। और सीखने का मतलब यही होता है कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, सही दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिपदी प्रणाली का विकास डॉट डॉट है ने किया। तो शिक्षा की त्रिप्रणाली का विकास किसने किया, यह पूछा गया है। पहला है IK डेविज, क्या ये इसका उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट मेगर, उत्तर नहीं होगा। BO स्मिथ, उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर होगा BS ब्लूम। तो सीखने की त्रिपदी प्रणाली का विकास किसने किया था, BS ब्लूम ने, यानी बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। और वो 3 पद यानी त्रिपदी प्रणाली कौन कौन थे, अभी हमने डिस्कस किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर BO स्मिथ, BS ब्लूम दोनों शब्द हैं, दोनों अक्षर हैं। कई बार इसी में से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सही था, इसलिए आपके सारे डाउट्स दूर होने चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे। तो शिक्षा की त्रिपदी प्रणाली का विकास किसने किया था, BS ब्लूम ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा यदि आपने B.Ed DLed किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। अब क्या पूछ रहा, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, ठीक है, जो हम कहेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। रॉबर्ट मेगर ने नहीं किया, रॉबर्ट मिलर ने नहीं किया, BO स्मिथ ने नहीं किया। सही उत्तर होगा BS ब्लूम। BS ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक डोमेन में। 3 डोमेन उन्होंने बताए थे और तीनों के अंतर्गत उन्होंने वर्ग बताए, ज्ञानात्मक पक्ष के वर्ग, भावात्मक के पक्ष, क्रियात्मक के पक्ष, जिन पर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रश्नों में। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो यही है। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन यानी टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक निम्न में से है। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय किसने दिया, यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। IK डेविज, BS ब्लूम, BO स्मिथ, रॉबर्ट ग्लेसर। प्रश्न का सही उत्तर इन तीनों को छोड़कर ऑप्शन नंबर 1 होगा,
आई के डेविड ने दिया था शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय, और इसके प्रवर्तक हैं आई के डेविड। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ चुके होंगे अच्छे से। यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं समझ पाए होंगे। और यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप बताएं कि सीखने के उद्देश्यों को 3 पक्षों में विभाजित किसने किया, अर्थात सीखने का जो त्रिपदी प्रणाली है उसका प्रतिपादन किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, गुड लक।